हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप नागरिकता संबंधी उपबंध के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे संविधान में इसके बारे में कहां पे लिख रखा है, तो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप नागरिकता होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि CAA आपने देखा, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन से राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, किस तरह से नागरिकता ले सकते हैं, ये सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में। सबसे पहले तो नागरिकता के बारे में संविधान में कहां पे लिख रखा है, तो संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो वो कहां पे है, प्रोविजंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे संविधान के भाग 2 में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, 1 से 4 तक। अब हम देख रहे हैं संविधान के भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक किसके बारे में, नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। तो क्या क्या लिख रखा है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नागरिक कौन है, हमारे देश के नागरिक कौन है, किसके पास हमारे देश की नागरिकता होगी। बहुत अलग अलग तरह से नागरिकता ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नागरिक कौन है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस देश में रह रहा है, जिसके पास सिविल और राजनीतिक अधिकार होते हैं, अगर वो इस देश का नागरिक है तो उसके पास सिविल और राजनीतिक अधिकार होंगे। ठीक है, उसकी पहचान होगी, पहचान जैसे कि आप देखते हैं पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड। ठीक है, तो ये सब योग्यता रखता है कोई भी पर्सन। जैसे यहाँ पे जब पैदा होता है कोई भी बच्चा तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो यहाँ जन्म के हिसाब से कोई भी भारत का नागरिक है। तो नागरिकता जिस लोगों को मिलती है उनके पास काफी सारे अधिकार होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा विदेशी भी हो सकते हैं जो हमारे देश में आके रहें, तो विदेशी नागरिक भी हमारे देश में आके रह सकते हैं। हमारे मित्र भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं, उनको भी बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। अगर हमारे देश में आके रह रहे हैं वो, तो उन्हें भी काफी सारे अधिकार हैं, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार। वो यहाँ आके रह रहे हैं तो ऐसा नहीं उनको मार दिया जाए, तो उनको भी ये अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत उनको भी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये सभी अधिकार उनको भी मिलते हैं। ठीक है, ओके। और इसके अलावा कुछ एक वर्ड और आता है आपका शरणार्थी। शरणार्थी कौन होते हैं, वो व्यक्ति जो किसी दूसरे देश के हैं, वहां पे उनको नस्ल के नाम पर धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्रीयता, यहाँ पे उनकी विचारधारा जो थी और उनकी जो सामाजिक पहचान थी उसके हिसाब से उनको अगर उत्पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, और वो वहां से उस देश को छोड़कर हमारे देश में आ जाए, और हमारे देश में आ गए मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे यहाँ पे शरण ले ली। ठीक है, तो अगर उन्होंने हमारे यहाँ पर शरण ले ली है तो अब वो शरणार्थी हो गए हैं। तो ये सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, तो इसके लिए नागरिकता हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। देख लिया हमने 5 से लेकर 11 तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 5 में क्या लिख रखा है। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब संविधान बना था तब से नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 में दे रखा है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जब भारत का संविधान बना तब से। संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में अपना अधिवास रखता है, मतलब कि भारत के क्षेत्र में रहता है, और जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था इससे पहले, ठीक है, पैदा हुआ था, जिसके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए थे, और जो इस तरह की शुरुआत से पहले कम से कम 5 साल के लिए भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहे हो, तो वो भारत के नागरिक होंगे। अब देखिए, हम बहुत पहले की बात नहीं करते हैं, हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि संविधान जब बना तब से नागरिकता की बात करते हैं। तो जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, जो जिसके माता पिता भारत के क्षेत्र में पैदा हुए हैं तो वो पर्सन भी भारत का नागरिक होगा। माता पिता भारत में पैदा हुए हैं तो भारत का नागरिक है। और इस तरह की जो हम ये नागरिकता संबंधी बात कर रहे हैं, उस तरह की शुरुआत होने से पहले कम से कम 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो सामान्य रूप से। मान लो कोई बाहर से भी आया लेकिन 5 साल यहीं कंटिन्यूअस रह रहा है तो वो भी भारत का नागरिक हो गया। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में ये लिख रखा है कि भारत के निवासी कौन कौन है, तो ये लोग भारत के निवासी होंगे। आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 में क्या दे रखा है, उन कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए उनके बारे में किसमें दे रखा है, आर्टिकल 6 में। अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और एक डेट फिक्स कर दी हमने 19 जुलाई 1948। उस डेट को पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग जो भारत में ही आके रहने लग गए उनको भारत के नागरिक होंगे। ये किसमें बता रखा है, आर्टिकल 6 में बता रखा है। अब यहाँ पे आर्टिकल 7 देखते हैं। आर्टिकल 7 में उन प्रवासियों के बारे में बता रखा है, उनकी नागरिकता के बारे में जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, हमारे देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान
और हिंदुस्तान बना, ठीक है। ये पाक ले लेते हैं और ये इंडिया ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान में कुछ लोग, मतलब विभाजन के बाद क्या हुआ कि कुछ लोग इंडिया में रहे होंगे जो पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान से इंडिया चले गए, ठीक है। 47 के बाद 46 से 47 तक ये लोग गए, ठीक है, और आगे तक भी चलते रहे। तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं जाके रहने लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान में गए लेकिन वापस आ गए, तो वो प्रवासी जो पाकिस्तान गए लेकिन वापस आ गए, ठीक है, उनके बारे में हम आर्टिकल 7 में देखेंगे। और ये 6 क्या था, 6 में वो था जो इस वाले एरिया में रह रहे थे, पाकिस्तान वाले एरिया में रह रहे थे, वहां पसंद नहीं आया और वहां से यहाँ आ गए, ठीक है। मतलब यहां से अगर कुछ यहाँ गए हैं तो यहां से भी तो कुछ यहाँ आए होंगे, तो यहां से जो लोग इंडिया आए उनके बारे में 6 में दे रखा है, और इंडिया से गए और फिर इंडिया वापस आए उनके बारे में 7 में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए और नागरिक के रूप में यहाँ पे पंजीकृत करा लिया इन्होंने, ठीक है, तो वो कौन हो गए, भारत के नागरिक हो गए। कुछ वो लोग हैं जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, ठीक है, इस दिन पाकिस्तान चले गए, इसके बाद पाकिस्तान चले गए और फिर वापस से पाकिस्तान से एक परमिट लेकर भारत लौट आए, वहां पे इनको पसंद नहीं आया जो भी रीजन था और ये भारत वापस लौट आए। कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो या जिसके माता पिता में से कोई एक हो या जिसके कोई भी दादा दादी भारत में हो, वो भारत के नागरिक होंगे। तो ऐसे लोगों की लिए किस में दे रखा है, आर्टिकल 7 में दे रखा है, ठीक है। तो भारत के क्षेत्र में कोई पैदा हुआ हो, उसके माता पिता यहाँ के रहे हो या दादा दादी, तो वो होंगे। 1948 से पहले आ गए, ठीक है, 1948 के बाद में आए और पाकिस्तान जाके फिर वापस आए, तो इस तरह के लोगों के बारे में किसमें दे रखा है, आर्टिकल 7 में दे रखा है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या दे रखा है, ये पाकिस्तान और इंडिया की बात हुई, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान विभाजित हुआ था, तो 6-7 उससे रिलेटेड है। 8 किससे रिलेटेड है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अब देखिए अमेरिका में भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो हर जगह पे रह रहे हैं, चाइना में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, लेकिन वो भारत के ही हैं, बाद में जाके पढ़ने लग गए, बाद में बस गए वहां पे, तो लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, तो उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में आर्टिकल 8 में दे रखा है। अब आर्टिकल 9 में किसके बारे में दे रखा है, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की स्वेच्छा से नागरिक नहीं होना। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, अमेरिका की कर ली मान लो, और उसको अब भारत का नागरिक नहीं रहना है, उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी खुद की मर्जी से, ठीक है, तो ये किस में दे रखा है, आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, मतलब कि कैसे जो पर्सन है उसको नागरिक, भारत का नागरिक बना रहेगा, इसके बारे में आर्टिकल 10 में दे रखा है। आर्टिकल 11 में क्या है, कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद, कानून जो है, कानून बना के संसद नागरिकता के अधिकार को, मतलब नागरिकता के जो भी ये प्रोविजंस है उनको चेंज कर सकती है, उसका संसद के पास राइट है, इसके बारे में किसमें दे रखा है, आर्टिकल 11 में। तो देखिए 1 में क्या दे रखा है, इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि वो व्यक्ति जो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रह रहे हैं, उनकी नागरिकता, ठीक है। और फिर 6 में क्या दे रखा है, जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता, डेट बता दी हमने 1948, उससे पहले आ गए। 7 में क्या दे रखा है, उसके बाद आए हैं, पहले चले गए फिर वापस आ गए, ठीक है। और 8 में क्या दे रखा है, भारतीय मूल के हैं, दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 9 में क्या दे रखा है, विदेशी राज्य में नागरिकता प्राप्त कर ली तो भारत की नागरिकता छोड़ दी उन्होंने अपनी मर्जी से, उसके बारे में। आर्टिकल 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, और आर्टिकल 11 में संसद इसमें चेंज कर सकती है, इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो सिंपल लाइन से है, आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ओके। अब संविधान जो है अधिवास और निवास 2 शब्दों का प्रयोग करता है। अधिवास का मूल विचार स्थायी घर है, मतलब हमें अधिवास कर रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरह से परमानेंट यहीं रह रहे हैं, ठीक है, परमानेंटली हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत में रह रहे हैं, यहीं मरेंगे, ठीक है, तो ये हमारा स्थायी घर हो गया, इसको हम बोलते हैं अधिवास। और देश में निवास और इसे अपना घर बनाने का इरादा रखकर एक अधिवास का गठन करने के लिए आवश्यक है। मतलब कि क्या है, कोई पर्सन बाहर से आया है, यहाँ रह रहा है, यहाँ निवास कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ अधिवास नहीं है, उसका निवास कर रहा है, लेकिन वो इसको बाद में यहाँ पे रहना चाह रहा है, हमेशा के लिए रहना चाह रहा है, अधिवास बनाना चाह रहा है इसको, तो उस एक वर्ड आता है निवास जो कुछ टाइम के लिए है, और अधिवास जो परमानेंट है, ओके, ठीक है। तो ये 2 शब्द हैं। अब देखते हैं कि नागरिकों को क्या क्या विशिष्ट अधिकार मिले हैं। जो हमारे देश के नागरिक होंगे उनको क्या अधिकार मिलेंगे, कुछ तो स्पेशल राइट्स होंगे, तो हर देश अपने देश के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इसी तरह से भारत भी
आर्टिकल 15 देखिए ये हमारे अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हम जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आर्टिकल 15 में भेदभाव से प्रतिषेध का अधिकार, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में भेदभाव न किया जाए, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए, आर्टिकल 15। तो ये भारत के नागरिकों को अधिकार है कि उनमें भेदभाव न किया जाए। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें अवसर की समानता मिलेगी लोगों को, ये आर्टिकल 16। तो ये भारत के लोगों को अधिकार है कि उनको सरकारी नौकरी में अवसर की समानता मिलेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 29 क्या है, अल्पसंख्यक, जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, माइनॉरिटी है, उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति, इसका संरक्षण, ये आर्टिकल 19। तो ये भारत के लोगों को अधिकार दिए गए हैं, नागरिकता से ये सब चीजें मिलती हैं। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ये सभी जो पद है ना, इन पे नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों की हो सकती है। आपने देखा होगा राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उपराष्ट्रपति की भारत का नागरिक हो, राज्यपाल की भारत का नागरिक हो। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, भारत का नागरिक हो, मतलब कि भारत की नागरिकता प्राप्त हो उस पर्सन को, तभी वो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या ऐसे पदों पर रह सकता है। मतदान करने का अधिकार, ठीक है, तो ये नागरिकों को कुछ अधिकार मिलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमने पहले क्या देख लिया कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, उसके बारे में हमने देख लिया किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। अब हम देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 1955 में, ठीक है, ये इससे पहले की बात हो गई। अब 1955 में नागरिकता संबंधित सभी विषयों पर विधान बनाने की शक्ति संसद के पास है, ऐसा बोला गया, ठीक है। इस अधिनियम में नागरिकता का अर्जन, मतलब नागरिकता किस तरह से कोई पर्सन ले सकता है, वो किस तरह से खत्म हो सकती है, और अन्य सभी विषयों के बारे में ये जो प्रावधान थे वो दिए गए थे। किसमें, आर्टिकल जो अमेंडमेंट एक्ट था आपका 1955 उसमें, ठीक है। तो नागरिकता संबंधी जो सभी विषय थे उस पर विधान बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। ये किस में दे रखा था, आर्टिकल 11 में। उसके हिसाब से संसद ने ये एक्ट लेके आई, और इस एक्ट में नागरिकता जो है वो कैसे अर्जित की जा सकती है। कोई बाहर वाला पर्सन है, हमारे देश की नागरिकता चाह रहा है, हमारे देश की नागरिकता किस किस कंडीशन में खत्म हो सकती है, और बाकी सभी जो विषय हैं उनसे जुड़े प्रावधान इसमें दिए गए। इसे नागरिकता बाद में इसको, मतलब 1955 में पहला एक्ट, मतलब संविधान संशोधन किया गया। दूसरी बार कब किया गया, 86 में किया गया। फिर कब किया गया, 1992 में किया गया। फिर 2003 में किया गया। फिर 5 में किया गया। फिर उसके बाद 15 में किया गया, और अभी 19 में किया गया, ठीक है। तो इसको बाद में संशोधित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे 2015 में भी किया गया था और 2019 में भी अभी किया गया, ठीक है। तो ये आपका सिटीजनशिप एक्ट था 1955 सबसे पहला। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो था उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे भारत की संसद 11 दिसंबर 2019 को इसने पारित किया इस नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, ठीक है, CAA भी आप बात करते हैं। जो ये बिल आया था और इसके थ्रू फिर बाद में 11 दिसंबर 2019 को इसको पारित कर दिया गया। इसमें क्या दे रखा है, इसमें हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। तो इसमें संशोधन किया गया, और इसमें क्या संशोधन किया गया, जो लोग भारत में आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ये लोग, ये अवैध प्रवासी भारत में घुस गए, ठीक है। जैसे कि वहां पे धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, किसी भी रीजन से भेदभाव किया जा रहा है, और ये भारत में आ रहे हैं, मतलब कि शरणार्थी हैं, भारत के ये परमानेंट निवासी नहीं है, ये भारत में आके शरण ली है, और उसके बाद इनको भारत की नागरिकता किस तरह से मिलेगी। तो इसके लिए 1955 का जो एक्ट था उसमें संशोधन किया गया, ठीक है। धार्मिक अल्पसंख्यक जो दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न से बच गए थे और यहाँ पे आ गए थे, ठीक है, 2014 से पहले, और उन देशों के मुसलमानों को इस तरह की पात्रता नहीं दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे देश में कौन कौन से देश हैं, एक तो पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक बांग्लादेश। यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम्स की वजह से जैसे आप देखते हैं जनरली धार्मिक रीजन की वजह से हमारे संविधान में संशोधन नहीं होता है, उसमें धार्मिक रीजन की वजह से भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जो मुस्लिम है उनको
इस तरह की पात्रता नहीं मिलेगी, उनको लिए थोड़ा अलग प्रोविजन है। ठीक है, यह अधिनियम पहली बार था जब धर्म को भारतीय कानून के तहत नागरिकता के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली 2019 में आया था, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनसे जो भी मुस्लिम्स आएंगे उत्पीड़ित होकर, उनके लिए जो 12 साल का प्रोविजन है उसी के अकॉर्डिंग नागरिकता मिलेगी, और बाकी लोग जो है ना, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इन सभी को 5 साल में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। अब यहाँ पे देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, 1955 देख रहे हैं हम, उसमें कौन कौन किस किस तरह से हम नागरिकता हमें मिल सकती है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे नागरिक हैं हम भारत के। तो नागरिकता मिल सकती है सबसे पहले तो जन्म के द्वारा, जन्म से हम भारत के नागरिक हो। दूसरा, वंश द्वारा, हमारे माता पिता भारत के नागरिक हो। तीसरा, पंजीकरण करा लिया गया हो तो हम भारत के नागरिक बन गए हो। चौथा, देशीकरण से हम नागरिक हो। और पांचवा, राज्य क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने पर, कि किसी भी राज्य क्षेत्र को हमारे देश में सम्मिलित कर लिया गया है तो उससे वो जो वहां के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक बन गए हैं। तो ये 5 तरीके हैं नागरिकता के अर्जन के। अब इन 5 को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला आता है जन्म से नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता मतलब कि भारत के राज्य क्षेत्र में अगर उसने जन्म लिया है तो वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। इसमें हमने 3 तरह से डिवाइड कर रखा है। एक 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक। दूसरी डेट है 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक। और तीसरी डेट है 3 दिसंबर 2004 के बाद अभी तक। ठीक है, तो पहली डेट में इसमें ये 26 जुलाई 1950 को भी कुछ लोग जान लेंगे उसको, और 1 जुलाई 1987 से पहले पहले अगर कोई भारत में जन्म लेता है तो वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। अब मान लो इसी डेट को 1 जुलाई 1987 को कोई जन्म लेता है, या उसके बाद से लेके 3 दिसंबर 2004 तक कोई जन्म लेता है, और उस टाइम पर उसके जो भारत में माता पिता जो हैं वो भारत के नागरिक होते हैं, इनमें से कोई भी एक भारत का नागरिक होता है या दोनों होते हैं, तो वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। और 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर वो भारत में जन्म लेता है और उसके माता पिता जो हैं वो भारत के नागरिक हैं या उनमें से कोई भी एक भारत का नागरिक है, और दोनों में से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, अवैध प्रवासी नहीं हो, तो वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा। 3 कंडीशन हो गई। ठीक है, तीनों हमने डेट ले ली। उससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले जो भी भारत के राज्य क्षेत्र में था वो जन्म के आधार पर भारत का नागरिक हो गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले पहले। अब देखते हैं वंश के हिसाब से। वंश के हिसाब से मतलब वंश उसका भारत का, मतलब कि उसके माता पिता भारत के होने चाहिए और उसने जन्म बाहर लिया हो। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्म लेता है, अब इसमें भी हमने डेट दिखी है, तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर जन्म लेता है और उसके जन्म के समय पर उसके पिता भारत के नागरिक हो। ठीक है, उसके पिता भारत के नागरिक हो तो वो व्यक्ति जो है वो जन्म वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। अब यहाँ पे दूसरी डेट है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, और कब तक लेके 3 दिसंबर 2004 तक। ये पहली डेट सेम वही है, ये डेट वही सेम है, ये वाली अकेली चेंज है। ठीक है, पिछले वाले से 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर वो भारत के बाहर जन्म लेता है तो जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत के बाहर जन्म ले रहा है और जन्म के समय पर उसके माता या पिता कोई भी एक भारत का नागरिक होता है तो वो व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक हुआ। तो पहले 3 कंडीशन देख ली, उसके बाद वंश के हिसाब से हमने 2 कंडीशन देखी। 1992 से पहले अगर लेता है जन्म, 10 दिसंबर 1992 से पहले, तो उसके पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, और 1992 के बाद लेता है 2004 से पहले, तो वो व्यक्ति के माँ या पिता जो भी हैं वो भारत के नागरिक हों। अब देखते हैं पंजीकरण के द्वारा किस तरह से होता है। तो पंजीकरण में आपका ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं है अगर और भारतीय मूल का है, या फिर उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, या उसका विवाह किसी भी भारतीय नागरिक से हुआ है और 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है, या 5 वर्षों से भारत की समुद्र पारी है, मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, के रूप में पंजीकृत है, तो उसको पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मतलब कि एक तो वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी को नहीं मिलती। ठीक है, भारतीय मूल का होना चाहिए, उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने चाहिए। ठीक है, इनका पंजीकरण हो चुका हो, या उसका विवाह किसी भारतीय इंसान से हो गया हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और इसमें भी एक चीज है कि 7 वर्षों से भारत में वो रह रहा हो और 5 वर्षों से भारत के जो समुद्र पारी है नागरिक के रूप में पंजीकृत है, ओवरसीज सिटीजन के रूप में पंजीकृत है, तो उसको क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के द्वारा।
ठीक है। तो इस तरह से पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलती है। अब चौथी होती है देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण क्या होता है, अगर कोई लंबे समय से भारत में रह रहा है ना तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा, ठीक है। ये भारत का नागरिक किस तरह से बनता है, अगर उस पर रोक नहीं लगाई गई हो, मतलब भारत की गवर्नमेंट ने उस पर रोक नहीं लगाई हो कि आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। किसी और देश का नागरिक है और वो बोल रहा है वहां से कि हम भारत में आके रहना चाह रहे हैं, यहीं रह रहे हैं काफी टाइम से और हम यहीं की नागरिकता चाहते हैं और उधर की छोड़ रहे हैं, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। किसी भी मतलब 1 साल के लिए रहता है, 1 साल से भारत में रह रहा हो और भारत में किसी सेवा पर हो, ठीक है, सरकार भारत सरकार की सेवा में हो, आंशिक तौर पर दोनों स्थितियों में हो, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि वो 12 वर्ष से मतलब कि 12 महीने से 12 मंथ से और 14 साल पिछले 14 साल में से कम 11 साल में भारत में रहा हो और भारत सरकार की सेवा में हो, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन भी हो सकती है, एक कंडीशन भी हो सकती है, तो वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। ये 12 मंथ से रह रहा हो वो और उससे पहले भी 14 साल में से करीब 11 साल वो इंडिया में रहा हो, तो उसको देशीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाती है। मतलब लंबे समय तक अगर कोई यहाँ पे रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाती है। दूसरी चीज क्या है, क्षेत्र के निगमन द्वारा नागरिकता। ये क्या है कि अगर कोई भी क्षेत्र है जो इंडिया में मिला लिया जाता है, ठीक है, कोई भी राज्य क्षेत्र है जो इंडिया में मिलाया जाता है, तो वहां की जो पॉपुलेशन है उसको भी तो नागरिकता मिलेगी। तो कोई भी राज्य भारत में सम्मिलित किया जाता है तो भारत सरकार जो है वो कानून बनाकर ये घोषित करती है कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति जो है वो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है, और किस डेट से होंगे, किस डेट से उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। जैसे कि पुडुचेरी को विलय कर लिया गया था, उसके बाद पुडुचेरी नागरिकता आदेश लाया गया, 1962 में जारी किया गया और इसके थ्रू वहां के जो नागरिक हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाने लग गई, ठीक है। तो ये 5 तरह से नागरिकता मिलती है, ओके। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई थी, वंश द्वारा नागरिकता। तो मैंने क्या बताया था, 26 जनवरी से लेके 10 दिसंबर 1992 तक था, 10 दिसंबर 1992 से लेके 2004 तक था। और 2004 मतलब कि 3 जून 2004 को या उसके बाद में कोई भी भारत में जन्म लेता है तो एक वर्ष के अंदर अंदर वो जन्म का पंजीकरण कराना होता है। तो पंजीकरण वाला जो अभी आजकल चलता है वो तो आप सबको पता ही है, पंजीकरण कराना होता है। और अगर कोई भी बच्चा किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ना रखता हो तो वो भारत का नागरिक हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नागरिकता की समाप्ति, किस तरह से नागरिकता खत्म हो सकती है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार एक व्यक्ति 3 तरीके से अपनी नागरिकता खो सकता है। एक तो वो अपनी नागरिकता खुद से खो दे, परित्याग, उसका त्याग कर दे, दूसरा खत्म हो जाए वो, और तीसरा गवर्नमेंट उसको मना कर दे, वंचित कर दे। तो इन 3 तरीके से वो अपनी नागरिकता खो सकता है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, परित्याग का मतलब क्या है, खुद की मर्जी से छोड़ना। तो अगर कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा है, ठीक है, इंडिया से मान लीजिए अमेरिका चला गया, वहां पे उसको अच्छा लगने लगा और उसने अपनी मर्जी से बोला कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, वहां की नागरिकता छोड़ रहा हूं, तो ये इसने त्याग कर दिया। दूसरी चीज क्या है, अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जो भी भारत का नागरिक है जिसने देशीकरण या पंजीकरण द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो भारतीय नागरिकता उसकी खुद समाप्त हो गई। यहाँ पे उसने खुद वापस की थी और यहाँ खुद समाप्त हो गई अगर उसने पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, ठीक है। तो इस तरह से उसकी नागरिकता यहाँ की खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो होती है नागरिकता की समाप्ति। और वंचित करना, किसी भी व्यक्ति ने पंजीकरण द्वारा या अन्य तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो, ठीक है, ये जो तरीके देखे थे उससे उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली और केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से उसको वंचित किया जा सकता है अगर वो कोई धोखाधड़ी करता है, गलत काम करता है, गलत प्रतिनिधित्व करता है, कोई भी फैक्ट छुपाने की काम करता है, तो उसको उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि जन्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो किसी भी स्थिति में उसकी नागरिकता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। बाकी कोई भी तरीका है, वंश द्वारा है, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, तो कर सकते हैं, लेकिन जन्म के द्वारा अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो उसको उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारी नागरिकता कैसे मिलेगी और नागरिकता कैसे खत्म होगी वो चीज हमने देख ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई क्या होते हैं। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो इंडियन जो इंडिया के ही हैं लेकिन यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, मतलब कि विदेश में लंबे समय तक रहने वाले जो भारतीय नागरिक होते हैं उनको हम एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, भारतीय ही हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं, ठीक है, लंबे समय तक। और पीआईओ का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन होते हैं उनको
PIO बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है OCI। OCI होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं और सिमिलैरिटी देखते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि NRI क्या होते हैं। तो इंडियन ही हैं, ये बाहर रह रहे हैं, इनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो भारतीय नागरिकों को मिलती हैं। मतलब कि जो केंद्र सरकार घोषित करता है वो सारी की सारी सुविधाएं NRI को मिलती हैं। ठीक है, सारी की सारी। ओके। दूसरा, किन किन चीजों की इनको परमिशन होती है? तो उनको वो सारे काम करने की परमिशन होती है जो नॉर्मल किसी भी नागरिक को होगी। ठीक है, कौन कौन सी इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, मतलब कि ये इंडिया के नागरिक हो सकते हैं या नहीं? तो हाँ, ये भारतीय नागरिक ही होते हैं जो बाहर जाके रह रहे हैं। ठीक है, और इनको वोट देने का अधिकार होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। चुनाव लड़ने का अधिकार होता है? जनरली चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता क्योंकि भारत के बाहर रह रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं PIO, तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, और OCI, इनको भी वोट देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, चुनाव लड़ने का अधिकार भी इन दोनों को नहीं होता। लेकिन NRI को चुनाव लड़ने का अधिकार तो नहीं होता, लेकिन वोट देने का अधिकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे PIO और OCI में डिफरेंस बताते हैं हम आपको। तो बेसिकली होते क्या है? अब PIO कब जारी किया गया, कब से जारी किया जा रहा है? ठीक है, तो 19 सितंबर 2002 से, और OCI कार्ड जो मिल रहा है वो 2 दिसंबर 2005 से मिल रहा है। अब PIO किसको मिलता है? जिसके पास भारत का पासपोर्ट हो, भारत में आके रह रहा है, भारत का पासपोर्ट है, तो उसको PIO मिलता है। ठीक है, भारत का पासपोर्ट है मतलब भारत में आ सकता है। वह उसके माता पिता या उसके दादा 1935 से पूर्व भारत के नागरिक रहे हों, जिसको PIO मिलता है। OCI किसको मिलता है? कोई भी विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 से पहले या उसके बाद भारत का नागरिक हो और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में शामिल किसी भी भाग का निवासी हो, उसको OCI कार्ड मिलता है। ठीक है, उसके बाद वह या उसके बच्चे या पोते पोतियां भारत के नागरिक हो, मतलब भारत का नागरिक है ये इंसान, तो उसको क्या मिल रहा है? OCI मिल रहा है। अब ये जो है आपका PIO, वो किन देशों के लिए जारी किया जाता है? कोई भी चीन का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, नेपाल का, भूटान का और श्रीलंका का, मतलब कि हमारे पड़ोसी देश, इन सभी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा किसी भी देश का कोई भी पर्सन हो तो उसको PIO कार्ड जारी किया जाता है। मतलब यहाँ पे आप इंडिया का नक्शा देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पे चीन है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और यहाँ अफगानिस्तान है, ये भी मिला हुआ है थोड़ा सा। तो इनको अगर आप छोड़ देना पास वालों को, ठीक है, तो बाकी किसी को भी PIO कार्ड जारी किया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो विश्व के किसी भी देश को इन दोनों को छोड़ दिया जाए और जिनको भी PIO दिया जा रहा है उन सबको ये दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप बात करते हैं क्या क्या फायदे हैं इनके। तो PIO कार्ड धारक जो होते हैं, जिनको PIO कार्ड दिया जाता है, उनको भारत की यात्रा के लिए अलग से वीजा नहीं लेना पड़ता। ठीक है, एक बार में 180 दिन तक ये भारत में रह सकते हैं। यहीं पर हम OCI का देखते हैं, जिसमें भारत के किसी भी, भारत में अगर रह रहे हैं किसी भी समय के लिए, तो उनको स्थानीय पुलिस के पास जाके पंजीकरण नहीं कराना, तो उसकी बाध्यता से छूट मिलती है और भारत आने के लिए कई बार आने की छूट मिलती है। ठीक है, और बहुउद्देशीय और आजीवन वीजा मिलता है इनको। अब वीजा की जरूरत है या नहीं है, तो PIO कार्ड जारी होने की तारीख से 15 वर्षों तक वीजा के बिना भारत आ सकते हैं। मतलब जिस दिन ये कार्ड है उससे लेके 15 साल तक भारत में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं और ये पूरा जीवन भारत में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि हमें PIO से ज्यादा अच्छा है OCI। ठीक है, ज्यादा फायदे वाला क्या है? OCI है। और भारत में क्या काम कर सकते हैं? तो रिसर्च, मशीनरी और पर्वतारोहण और कुछ प्रतिबंधित एरिया हैं, उनको छोड़कर बाकी सब काम कर सकते हैं। सेम यही ये भी। ठीक है, अब ये चल रहे हैं या नहीं, अभी भी प्रभाव में है PIO और OCI? तो नहीं। OCI को आपका क्या पता चला आपको? OCI जो है वो PIO से ज्यादा बेटर है और इसीलिए PIO को 9 जनवरी 2015 को OCI में मिला दिया गया था। ठीक है, तो अभी कौन सा प्रभाव में है? तो OCI प्रभाव में है। ठीक है, 2015 में PIO जो कार्ड धारक थे उनको वीजा लेने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इसीलिए बार बार उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। ऐसा उनको न करना पड़े, इसीलिए इन्हें भी OCI कार्ड धारकों में ही मिला लिया गया। ठीक है, तो उनको बार बार फिर वीजा नहीं लेना पड़ता, ये आराम से एक बार में ही चल जाता है इनका काम। ठीक है, तो 9 जनवरी 2015 को PIO जो था उसको OCI में मिला लिया गया था, ये संशोधन हुआ था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये सारे पढ़ लिए, NRI, PIO और OCI, इनमें डिफरेंस देख लिया।
अब हम यहाँ पे देखते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इनमें से कौन से तरीके से भारत का नागरिक बन सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो ये आप इसको देखिए, जन्म से भारत का नागरिक बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। वंश से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। पंजीकरण से, राष्ट्रीयकरण से, क्षेत्र के समावेश करके, तो क्षेत्र के समावेश करके ही बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था? तो 1986 में किया गया था क्या? बिल्कुल किया गया था। 1992 में किया गया था, 1986 फिर 7 तक के लिए था, 1992, 2003, 2005, फिर 15, फिर उसके बाद 19। तो यहाँ पे इतने दे रखे, तो चारों में किया गया था। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे किए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।